मेरे प्यारे साथियों, फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम एक बार फिर से हिंदुस्तान के जेहन में उभर आया है। नालंदा विश्वविद्यालय। आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन इससे पहले जरा एक छोटी सी सूचना दे दूं। सूचना यह है कि जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल का, उस पर मेरा एक लेक्चर जैसा आप कह लीजिए, इंटरव्यू जैसा कह लीजिए, एक उद्बोधन जैसा कह लीजिए, रिलीज हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर के। मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी इसके लिए इच्छुक हों, आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहले भी इसी के 2 एपिसोड पहले रिलीज हो चुके हैं जो स्टॉक चैनल पर। तो आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली यह आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। हिस्ट्री का तो है ही, साथ ही कल्चर का भी है, शिक्षा का भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे प्री की संभावना सबसे ज्यादा लग रही है, और प्री की जब मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली 2025 के प्री की बात मैं कर रहा हूं। इसीलिए मेरी बातचीत का जो स्वरूप होगा प्री के आधार पर ज्यादा होगा। हां, अभी जो 2024 के जो मेंस होने हैं उसके आधार पर आप चाहें तो एक छोटे से नोट्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय का, याद रखिए कि वो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द मिस मत कीजिएगा, बहुत से अखबारों ने नालंदा विश्वविद्यालय लिखा है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। क्या आप भारत में किसी दूसरे विश्वविद्यालय का नाम बता सकते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शब्द शामिल हो? आपको याद नहीं आएगा, हो तब याद आए, है ही नहीं। इसका मतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय, यहां मैं जानबूझ के अंतर्राष्ट्रीय शब्द को मिस कर रहा हूं, हमारे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। राइट। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन के समय में जो बड़े खूबसूरत शब्द बोले हैं, आप लोग उसे अखबारों में पढ़ चुके होंगे कि यह एक मूल्य है, यह एक मंत्र है, यह एक गौरव गाथा है। इस तरह की बात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कही। दोस्तों, कुछ बातें इस विश्वविद्यालय के बारे में, वे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राइट। पहली बात तो यह है कि यह विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन परिसर है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन परिसर है, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए। इसमें सोलर प्लांट है, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है, रिसाइकलिंग प्लांट है, और 100 एकड़ में जल निकाय है। तो सवाल ये उठता है कि इसका पूरा एरिया कितना है? इसका पूरा एरिया है 455 एकड़। हालांकि इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और इमारतों को इस तकनीक से बनाया गया है कि जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहेंगी। नेट जीरो। ठीक है, हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि लाइब्रेरी और क्या क्या बनाई गई है, रेजिडेंशियल भी है, और जो भी शोध वगैरह होंगे उस पर हम नहीं जा रहे हैं। थोड़ी से हम वर्तमान लाइब्रेरी के इतिहास पर, है ना। देखिए, फिलीपींस में, ध्यान से सुनिएगा, फिलीपींस में सन 2007 में द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में 16 देशों ने इस पर समझौता किया था कि इस स्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। आपने खबरों में पढ़ा होगा कि जिस समय इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस समय इन देशों के जो डिप्लोमेट्स थे वो वहां उपस्थित थे। सबसे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने यह विचार लोगों के सामने रखा, प्रस्ताव भेजा सरकार को कि इसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना चाहिए। इसके बाद 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। 2014 से इसमें पढ़ाई शुरू कर दी गई, और आज यह फुल फ्लेज्ड बनकर राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। दोस्तों, ये अभी लेटेस्ट जो इसके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उन्हें मैंने आपके सामने रखा है। यदि आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगती हैं तो आप बकायदे इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। डेफिनेटली अब हमें इसके इतिहास पर बात करनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैंने बात की वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वह इतिहास का हिस्सा है। नालंदा, आपको मालूम होगा कि ये कहां है? राजगीर में। ये पटना के पास में ही है, राजगीर, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मसूरी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो विलेज विजिट के लिए जो हमें भेजा गया था वो गया जिला था।
और जब वहां विलेज विजिट के लिए हम लोग गए तो बकायदे फिर हम लोग नालंदा भी गए थे और राजगीर भी गए थे। उन दोनों जगहों पर जाने का मौका मिला। तो नालंदा के जो भग्नावशेष हैं उस समय जो थे, उन्हें मैंने प्रत्यक्ष रूप से न केवल देखा ही है बल्कि अनुभव भी किया है, क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं। और जब मैं वहां खड़ा था तो मैं बिल्कुल रोमांचित हो गया था। वाह, क्या वो समय रहा होगा, वो कौन सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे जो यहां पढ़ते थे और जिन्होंने यहां पढ़ाया है। दोस्तों, ये केवल अनुभव की बात है। और इसीलिए जब मुझे ये खबर पढ़ने को मिली कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी खुशी से भर उठा था। आइए अब इसके कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त प्रथम। याद रखिए, कुमार गुप्त प्रथम। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कहा जाता है 450 से 474 ईस्वी पूर्व के बीच में, यानी कि मोटे तौर पर 5वीं शताब्दी में। और जब पाल वंश अस्तित्व में आया 8वीं 9वीं शताब्दी में, तब यह बिल्कुल अपने चरम पर था, बिल्कुल अपने क्लाइमेक्स पर था। कल्पना करके देखिए कि यह विश्व का एकमात्र ऐसा शैक्षणिक केंद्र था जहां 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, रहते थे। रेजिडेंशियल था, ये आवासीय। 10,000 स्टूडेंट, और उनको पढ़ाने के लिए मालूम है कितने शिक्षक थे? 2,000। मतलब 5 स्टूडेंट पर एक टीचर, एक आचार्य। कल्पना करके देखिए। और उस समय इस शैक्षणिक केंद्र पर दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते थे। जब मैं कह रहा हूं दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते थे, कुछ देशों के नाम भी हमें जान लेने चाहिए। कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से यहां पढ़ने के लिए आते थे। ह्वेनसांग का नाम आपने जरूर सुना होगा। हर्षवर्धन के काल में ये आए थे, 6वीं 7वीं शताब्दी की बात है। उनके लेख में, और इसी तरह से एक चाइनीज यात्री रहे इत्सिंग, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है। तो उनकी यात्रा विवरण से इसके बारे में बहुत जानकारियां मिलती हैं। परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो ह्वेनसांग थे वो यहां रहे थे, उन्होंने यहां पढ़ाई भी की थी और कुछ समय तक इन्होंने पढ़ाया भी था। इसी तरह के कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। माना जाता है, एकदम निश्चित नहीं है, आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसने दुनिया को शून्य दिया है। आर्यभट्ट 6th सेंचुरी के आसपास के हैं। कहा जाता है कि वो यहां रहे थे और बकायदे उन्होंने यहां पढ़ाया भी है, ये माना जाता है, लेकिन बहुत श्योर नहीं है। अगर आपने धर्मपाल का नाम सुना हो, अगर आपने शील भद्र का नाम सुना हो, ये बहुत बड़े बड़े बौद्ध ज्ञानी थे, बौद्ध विद्वान थे। वो यहां बकायदे पढ़ाया करते थे। सारिपुत्र का अगर आपने नाम सुना हो, जो बौद्ध दार्शनिक थे, उनका भी जन्म यहां हुआ था। इमेजिन करके देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए थे। यहां जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी वो सब्जेक्ट्स थे आयुर्वेद, बुद्धिज्म। बौद्ध का तो ये बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था ये बौद्ध धर्म का, बौद्ध दर्शन का कह लीजिए। मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक और इंडियन फिलॉसफी, इनकी पढ़ाई यहां होती थी। सच पूछे तो मुझे आश्चर्य होता है कि यूनेस्को ने जब इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया तो वह समय था 2016। इतने साल क्यों लग गए, इतना वक्त क्यों लग गया इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने में? 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। इतिहास का अब एक दुखद प्रसंग यह है दोस्तों कि बख्तियार खिलजी का अगर आपने नाम सुना हो, इतिहास में पढ़ा हो, यह टर्क अफगान जनरल था। मोहम्मद घोर हुआ करते थे, उनके ये सेनापति थे। उन्होंने इस पर अटैक किया और इसमें आग लगा दी। पूरी लाइब्रेरी कहते हैं कि पता नहीं कितने महीनों तक धू 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 करके जलती रही। उसकी जो लाइब्रेरी उस समय हुआ करती थी उसका नाम था धर्मगुंज, और यह माना जाता है कि उसमें 90 लाख ताड़ पत्र की हस्तलिपि पांडुलिपियां थी। 90 लाख, और धू धू करके वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी जल गई थी। बख्तियार खिलजी, इसकी चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाएं। तो दोस्तों, ये बख्तियार खिलजी कौन था? एक थोड़ी सी और भी एक लाइन में मैं आपको बता चुका हूं कि टर्क अफगान जनरल था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जानते हैं, दास वंश के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का
गुलाम था और इसके लंबी उम्र नहीं मिली बख्तियार खिलजी को। 1150 में जन्म है और 1206 में ये दुनिया से चल बसे। स्वाभाविक है कि उन्होंने 1190 से 1200 के बीच में कभी इसे नष्ट किया होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो अलग अलग तिथियां मिलती हैं, इसीलिए मैं एग्जैक्ट तिथि नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो ज्यादातर जो डेट बताई जाती है वो 1193 की डेट बताई जाती है, जब नालंदा को ध्वस्त किया गया था। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। फ्रेंड्स, इस विषय पर बात बस इतना ही। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।